एनाटमी ऑफ मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। जैसा कि हमने एनाटमी ऑफ ब्रेन पार्ट 1 में फोर ब्रेन को डिस्कस किया और हमने देखा कि फोर ब्रेन को हम प्रोजेंसेफेलॉन कहते हैं, मिड ब्रेन को हम मेसेंसेफेलॉन कहते हैं और हाइंड ब्रेन को हम रोम्बेनसेफेलॉन कहते हैं। फोर ब्रेन के हमने दो पार्ट्स डिस्कस किए जो कि टीलेंसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन थे और उनके फर्दर पार्ट्स जो थे वो भी हमने डिस्कस किए। आज हम मिड ब्रेन जिसे हम मेसेंसेफेलॉन कहते हैं और हाइंड ब्रेन जिसे हम रोम्बेनसेफेलॉन कहते हैं, इन्हें हम डिस्कस करेंगे। रोम्बेनसेफेलॉन के फर्दर टू पार्ट्स हैं, एक है मेटेनसेफेलॉन और एक है माइलेनसेफेलॉन। इनके भी फर्दर पार्ट्स हैं जिन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एनाटमी ऑफ मिड ब्रेन को। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये हमारे पास डायनसेफेलॉन है और ये हमारे ये पॉन्स का एरिया है जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा से ऊपर मौजूद होता है, प्रॉक्सिमल डॉर्सल टू द मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि पॉन्स और डायनसेफेलॉन के दरमियान का जो रीजन है, ये छोटा सा एरिया, ये हमारे पास है मिड ब्रेन या मेसेंसेफेलॉन, ये पिंक एरिया। मेसेंसेफेलॉन लोअर ब्रेन सेंटर्स या फिर स्पाइनल कॉर्ड जो है इसे कनेक्ट करता है विद हायर ब्रेन सेंटर्स, एज यू कैन सी हियर। अब अगर हम इसकी डिस्कस करें इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, तो इसके सबसे पहला एक फीचर है टेक्टल प्लेट, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और टेक्टल प्लेट की अगर हम पोजीशन की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये डॉर्सल एरिया जो है मिड ब्रेन का, यहाँ पर क्वाड्रीजेमिनल प्लेट या टेक्टल प्लेट मौजूद है। टेक्टल प्लेट को हम क्वाड्रीजेमिनल प्लेट भी कहते हैं। सो दिस टेक्टल प्लेट इज प्रेजेंट डॉर्सल टू दिस मिड ब्रेन, while at the ventral aspect we have cerebral peduncles। यहाँ पर हमारे सेरिब्रल पेडंकल्स मौजूद होते हैं। ये हमारे पास सेरिब्रल पेडंकल्स है, छोटा सा एरिया सेरिब्रल पेडंकल्स। नेक्स्ट स्लाइड्स में आप देखेंगे वो ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर आप सिर्फ ये याद रखें कि ये टेक्टल प्लेट डॉर्सल एस्पेक्ट पर है, जबकि वेंट्रल एस्पेक्ट पर हमारे पास सेरिब्रल पेडंकल्स हैं। अब टेक्टल प्लेट जो है इसे हम कहते हैं रूफ ऑफ मिड ब्रेन, क्योंकि ये मिड ब्रेन है और इसकी डॉर्सल एस्पेक्ट पर मौजूद है, तो इसे हम रूफ ऑफ मिड ब्रेन भी कह सकते हैं। इसके अंदर कॉडल एंड रोस्ट्रल स्वेलिंग्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉलिकुलाई। कॉडल स्वेलिंग्स और रोस्ट्रल स्वेलिंग्स मतलब एंटीरियर रीजन की तरफ स्वेलिंग होगी, उसे कॉलिकुलाई, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये सेरिब्रल पेडंकल्स हैं, ज़्यादा क्लियर हैं, और ये हमारे पास कॉलिकुलाई हैं। सुपीरियर कॉलिकुलस या रोस्ट्रल कॉलिकुलस और इंफीरियर कॉलिकुलस है ये, यानी कॉडल कॉलिकुलस या कॉडल ये चार हमारे पास कॉलिकुलाई हैं। इन चारों कॉलिकुलाई को हम कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना और ये रिले सेंटर के तौर पर एक्ट करते हैं फॉर हेयरिंग एंड विजन। अगर हम रोस्ट्रल कॉलिकुलाई की बात करें तो रोस्ट्रल कॉलिकुलाई जो हैं ये टू राउंडेड एमिनेंसेस हैं। दीज आर टू राउंडेड एमिनेंसेस एंड दीज आर फॉर विजुअल पाथवेज। ये विजुअल पाथवे में इन्वॉल्व होती हैं रोस्ट्रल कॉलिकुलस या फिर सुपीरियर कॉलिकुलस। इसी तरह इंफीरियर कॉलिकुलाई या फिर कॉडल कॉलिकुलाई जो हैं ये प्रेजेंट हैं जस्ट बिहाइंड द रोस्ट्रल कॉलिकुलस एंड दीज आर ऑल्सो टू राउंड एमिनेंसेस। ये भी राउंड एमिनेंसेस हैं, जबकि ये इन्वॉल्व हैं इन ऑडिटरी पाथवे। द नर्व cranial nerve number 3 and 4 emerge from the midbrain and they also have nerve cell bodies in the midbrain. Okay, now next part is the cerebral aqueduct, which is a ventricular tube that runs through the midbrain and connects third and fourth ventricle. This aqueduct is covered by the tactile plate. जैसा कि हमने ventricles के टॉपिक में देखा था कि मिड ब्रेन के अंदर टोटल 4 वेंट्रिकल्स हैं, जिसमें से 2 लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल, जिन्हें हम लेटरल वेंट्रिकल कहते हैं। उसके बाद हमारे पास थी थर्ड वेंट्रिकल जो कि सेंटर ऑफ ब्रेन में मौजूद थी, और चौथे नंबर पे हमारे पास थी फोर्थ वेंट्रिकल, और फोर्थ वेंट्रिकल की पोजीशन हमारी थी हाइंड ब्रेन। तो थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल जो हैं ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं बाय अ चैनल थ्रू विच द cerebrospinal fluid flows from the ventricle number 3 to ventricle number 4 and this channel, narrow channel, is called cerebral aqueduct। और ये एक्विडक्ट जो है ये असल में मिड ब्रेन में मौजूद होती है एंड दिस एक्विडक्ट इज कवर्ड बाय टेक्टल प्लेट। इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमें मिड ब्रेन में देखने को मिलता है वो है मिड ब्रेन टेगमेंटम। और ये टेगमेंटम टेक्टल प्लेट और जो सेरिब्रल पेडंकल्स हैं उसके दरमियान में मौजूद होती है एंड दिस टेगमेंटम इज द कोर ऑफ मिड ब्रेन।
It consists of core of midbrain and it is present between the tactile plate and the cerebral peduncle. Much of the tegmentum is formed by the reticular formation. तो ये tegmentum जो हमारे पास है ये reticular formation से मिलकर बनती है. अब reticular formation क्या है? ये एक नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स एंड आइलैंड्स ऑफ ग्रे मैटर है. मतलब इसके अंदर नर्व फाइबर्स का एक नेटवर्क होता है और साथ में ग्रे मैटर इसमें हमें देखने को मिलता है जो कि ब्रेन स्टेम के अंदर मौजूद होता है फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड अप टू द डायासेफेलॉन. ये रेटिकुलर फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से डायासेफेलॉन तक मौजूद होता है. और ये रेटिकुलर फॉर्मेशन हमारे पास हाइपोथैलेमस, बेसल गैंग्लिया, सेरिबेलम और सेरिब्रम के साथ होता है. जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है हमारे पास रेटिकुलर फॉर्मेशन which is present from the spinal cord up to the diencephalon within the brainstem. This is the reticular formation and it is connected to the hypothalamus, basal ganglia, cerebellum and cerebrum. This is cerebellum, cerebrum. So it is connected with these parts. अब इसका जो फंक्शन है रेटिकुलर फॉर्मेशन का वो है कॉन्शियसनेस एंड अराउजल. तो जब भी कोई सेंसरी इनपुट ब्रेन में आती है तो ये रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स को इन्फॉर्मेशन देता है ताकि वो उस सेंसरी इन्फॉर्मेशन, सेंसरी इनपुट के नतीजे में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे. अब अगर बॉडी में रेटिकुलर फॉर्मेशन ना हो तो एनिमल जो है वो अनकॉन्शियस और अनअवेयर रहेगा, क्योंकि जो सेंसरी इनपुट रेटिकुलर फॉर्मेशन से सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जानी थी अब वो नहीं जाएगी, जिसकी वजह से सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो सेंसरी इनपुट को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से एनिमल जो है वो अनकॉन्शियस हो जाएगा. अब जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास हमने डिस्कस किया है कि मिड ब्रेन के वेंट्रल एस्पेक्ट पर हमें सेरिब्रल पेडंकल्स देखने को मिलते हैं. तो ये सेरिब्रल पेडंकल्स जो हैं ये इंटरपेडंकुलर फोसा को कवर करते हैं. मतलब इंटरपेडंकुलर फोसा यहाँ पर मौजूद होता है जिसके इर्द गिर्द ये सेरिब्रल पेडंकल्स वेंट्रल साइड पर उसे कवर कर लेते हैं. अब इंटरपेडंकुलर फोसा जो है उसमें हमारे पास क्या क्या मौजूद है कि एक मैमिलरी बॉडी, ये मैमिलरी बॉडी है. इसके अलावा इनफंडिबुलम, ये जो स्टॉक है पिट्यूटरी ग्लैंड की, और पिट्यूटरी ग्लैंड इटसेल्फ, ये तीनों जो हैं ये मिलकर हमारे पास बनाते हैं इंटरपेडंकुलर फोसा. और इस इंटरपेडंकुलर फोसा के इर्द गिर्द मिड ब्रेन के जो पेडंकल्स हैं वो होते हैं और इसे वो कवर कर लेते हैं. दिस वाज द एनाटॉमी ऑफ मिड ब्रेन. नाउ लेट्स डिस्कस द एनाटॉमी ऑफ हाइंड ब्रेन. अब हाइंड ब्रेन में जैसा कि हमने जिक्र किया है कि हाइंड ब्रेन फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक है माइलेनसेफेलॉन और एक है मेटेनसेफेलॉन. माइलेनसेफेलॉन में हमारे पास आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जबकि मेटेनसेफेलॉन में हमारे पास आता है सेरिबेलम एंड पोन्स. फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस द माइलेनसेफेलॉन मींस मेडुला ऑब्लोंगेटा. मेडुला ऑब्लोंगेटा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इट इज लोकेटेड इन द कॉर्डल पोर्शन ऑफ द ब्रेन स्टेम. मेडुला ऑब्लोंगेटा बिल्कुल कॉर्डल पोर्शन जो है ब्रेन स्टेम का वहां पर मौजूद होता है विद इन द फोसा मेडुला ऑब्लोंगेटा. फोसा मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर हमें मेडुला ऑब्लोंगेटा देखने को मिलता है. एंड दिस मेडुला ऑब्लोंगेटा इज कॉन्टिन्यूअस कॉर्डली विद द स्पाइनल कॉर्ड. मतलब मेडुला ऑब्लोंगेटा कॉर्डली स्पाइनल कॉर्ड के साथ जाकर मिल जाता है और कॉन्टिन्यूअस होता है उसके साथ. इसका रोस्ट्रल पार्ट जो है, मतलब एंटीरियर पार्ट जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा का, वो जरा वाइडेंड होता है, थोड़ा वाइड होगा वो एरिया. ये वाला एरिया जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा का, ये आपको देखने को मिलेगा, ये वाइड होगा हमारे पास. ये वाइड क्यों है? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूक्लियाई. इसके अंदर न्यूक्लियाई की एक्यूमुलेशन होती है जिसकी वजह से ये हमें वाइड देखने को मिलता है. इसके बाद वेंट्रल सरफेस जो मेडुला ऑब्लोंगेटा की है वो डिवाइडेड है इनटू हाफ्स बाय अ वेंट्रल मीडियन फिशर. और ये जो वेंट्रल मीडियन फिशर है ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ जाकर कॉन्टिन्यूअस हो जाता है और इसे कवर करते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिजिस जिन्हें हम कहते हैं पायरामिड्स. मतलब मेडुला ऑब्लोंगेटा का ये डॉर्सल रीजन है. इसी तरह इसका जो वेंट्रल रीजन होगा वहां पर हमें एक वेंट्रल सरफेस पर देखने के लिए मिलेगा एक हाफ. उस हाफ को हम कहते हैं वेंट्रल मीडियन फिशर. और वो फिशर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में भी कंटिन्यूड ही रहेगा. मतलब वो फिशर वेंट्रल सरफेस ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा से स्टार्ट होगा और अप टू द स्पाइनल कॉर्ड मूव करता जाएगा और उस वेंट्रल फिशर के इर्द गिर्द अब हमें लॉन्गिट्यूडनल रिजिस देखने को मिलते हैं जिन्हें हम कहते हैं पायरामिड्स. तो ये हमारे पास हैं मेडुला के पायरामिड्स और ये पायरामिड्स उस वेंट्रल मीडियन फिशर को भी कवर कर लेते हैं. मेडुला ऑब्लोंगेटा का फंक्शन जो है वो बॉडी के रिफ्लेक्स एक्शंस प्रोड्यूस करवाना है
और इसमें 3 तरह के वाइटल रिफ्लेक्स सेंटर्स होते हैं। फर्स्ट इज द कार्डिक सेंटर। कार्डिक सेंटर जो है ये हार्ट रेट और स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन जो है उसे रेगुलेट करता है। इसके बाद दूसरा सेंटर हमारे पास आता है वेजोमोटर सेंटर, दैट इज आल्सो प्रेजेंट विद इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा, एंड दिस वेजोमोटर सेंटर regulates the diameter of blood vessel, and it also in this way it also regulates the blood pressure. तो जैसा जब ये डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल को रेगुलेट करेगा, तो इसी तरह डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल को रेगुलेट करने से मुराद है कि ब्लड प्रेशर को भी ये रेगुलेट करता है वेजोमोटर सेंटर। तो हमारे पास था कार्डियक सेंटर, वेजोमोटर सेंटर। अब थर्ड सेंटर जो हमारे पास है वो है रेस्पिरेटरी सेंटर, और रेस्पिरेटरी सेंटर जो है ये रिदम ऑफ ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है। तो फर्स्ट सेंटर जो कार्डियक सेंटर है वो रेगुलेट करता है हार्ट रेट और स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन को। सेकंड सेंटर जो वेजोमोटर सेंटर है वो ब्लड प्रेशर को थ्रू कंट्रोलिंग द डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स, और थर्ड सेंटर रेस्पिरेटरी सेंटर है जो कि रिदम ऑफ ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है। इसके अलावा मेडुला ऑब्लोंगेटा बॉडी के अंदर कफिंग, स्नीजिंग, स्वेलोइंग एंड वॉमिटिंग के रिफ्लेक्स को भी कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम के दरमियान अगर देखा जाए तो हमें फोर्थ वेंट्रिकल देखने को मिलता है, और ये सब वेंट्रिकल्स मैंने एनाटॉमी ऑफ ब्रेन पार्ट 1 जो कि एनाटॉमी ऑफ फोर ब्रेन है उसमें डिटेल में डिस्कस किए हैं। अब ये था हमारे पास माइलेनसेफेलॉन। इसके बाद हमारे पास आता है मेटेनसेफेलॉन। मेटेनसेफेलॉन में फिर हमारे पास दो डिवीजन्स हैं, एक है पॉन्स और एक है सेरिबेलम। पॉन्स जैसा कि आप ये देख सकते हैं, इट इज प्रेजेंट जस्ट प्रॉक्सिमल टू द और जस्ट डॉर्सल टू द मेडुला ऑब्लोंगेटा, एंड इट इज अ बल्ज बिटवीन द मिड ब्रेन एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। पॉन्स जो है ये डिस्टली या कॉर्डली किसके साथ कनेक्टेड है विद मेडुला ऑब्लोंगेटा, जबकि डॉर्सली ये कनेक्टेड है विद द मिड ब्रेन। इन दोनों के दरमियान पॉन्स का रीजन मौजूद होता है, और ये पॉन्स जो है इट इज अ बल्ज्ड रीजन। पॉन्स का भी एक वेंट्रल पार्ट होता है और एक डॉर्सल पार्ट होता है, जैसा कि ये डॉर्सल पार्ट है और एक इसका वेंट्रल पार्ट होगा इसी तरह, और इसके अंदर टेगमेंटम ऑफ पॉन्स भी होता है, ये रीजन टेगमेंटम ऑफ पॉन्स है। अब हम डिस्कस करते हैं सेरिबेलम को। अब जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं पोजीशन ऑफ सेरिबेलम को, कि इट इज प्रेजेंट जस्ट डॉर्सल टू द पॉन्स। यहाँ पर हमारे पास पॉन्स हैं और ये जस्ट डॉर्सल टू द पॉन्स हमारे पास सेरिबेलम हमें देखने को मिलता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं डॉर्सल मेटेनसेफेलॉन। और इसकी पोजीशन ऑक्सीपिटल लोब्स के बिल्कुल कॉर्डल पे है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीपिटल लोब्स होते हैं ऊपर, ऑक्सीपिटल लोब के कॉर्डल रीजन पर हमें सेरिबेलम देखने को मिलता है, एंड जस्ट डॉर्सल टू द पॉन्स। जैसा कि एनाटॉमी ऑफ फोरब्रेन में हमने डिस्कस किया कि सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स और सेरिबेलम जो हैं आप एक दूसरे से सेपरेटेड हैं बाय मींस ऑफ फिशर, और उस फिशर को हम कहते हैं ट्रांसवर्स फिशर, जो कि यहाँ पर मौजूद होता है ट्रांसवर्स फिशर। सेरिबेलम जो है ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ मेटेनसेफेलॉन है, एंड इट इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ ग्रे मैटर एंड मेडुला विच इज नोन एज व्हाइट मैटर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सेरिबेलम का कॉर्टेक्स है जिसे हम कहते हैं ग्रे मैटर, एंड दिस इनर वन इज द सेरिबेलर मेडुला जिसे हम कहते हैं व्हाइट मैटर। तो ये ग्रे मैटर और ये व्हाइट मैटर है। अब व्हाइट मैटर जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि दिस व्हाइट मैटर अराइजेस फ्रॉम द पेडंकल्स ऑफ सेरिबेलम, सेरिबेलर पेडंकल्स, जैसा कि यहाँ पर मौजूद है। मैंने आपको बताया कि वेंट्रल रीजन पर वेंट्रल टू द मेडुला ऑब्लोंगेटा वी हैव सेरिबेलर पेडंकल्स, और these cerebellar peduncles radiate white matter into the cerebellum। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये व्हाइट मैटर जो है मुख्तलिफ सेरिबेलम के मुख्तलिफ लोब्यूल्स के अंदर रेडिएट हो रहा है, आगे जाके फैल रहा है उनमें, और इस तरह ये एक ट्री लाइक अपीयरेंस हमें देखने को मिलती है, और इस अपीयरेंस की वजह से हम इसे कहते हैं ट्री ऑफ लाइफ या फिर कार्बर वाइटा। इस अपीयरेंस को हम कहते हैं ट्री ऑफ लाइफ या फिर कार्बर वाइटा। So this was the anatomy of midbrain and hindbrain.